स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में झारखंड सर्कल का पीएसए का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस हैं सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे और साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट सर्कल का क्वेश्चन पेपर भी कवर हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, IT modernization project has how many different silos? IT आधुनिकरण परियोजना में कितने अलग अलग साइलो हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास 5, 6, 8 या फिर 7। सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। टोटल 8 साइलोज या फिर सेगमेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं शामिल हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। ATM स्टैंड्स फॉर, ATM की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके पास ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेट टेलीकास्ट मशीन या फिर ऑटोमेटेड टेलीपैथी मशीन। ATM जो होते हैं आप यूज़ करते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेटर? नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट हैज 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया? 3 नेटवर्क प्रदाता हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय, यानी कि NSP1, NSP2 और NSP3। NSP की फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट हैज ओनली 1 नेटवर्क, इसमें केवल एक ही नेटवर्क प्रदाता है यानी कि NSP1। उसके बाद क्या बोला गया आपके पास? इट हैज 2 नेटवर्क्स, ठीक है, इसमें 2 नेटवर्क होते हैं, NSP1 और NSP2 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। इसमें 2 नेटवर्क प्रदाता हैं, कौन कौन से हैं? NSP1 और NSP2। कौन कौन है? BSNL और दूसरा NSP2 कौन हो जाएगा? डोंगल हो जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, EMS मींस, EMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, एक्सप्रेस मेल सर्विस, एनेबल्ड मेल सर्विस, या इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा, एक्सप्रेस मेल सर्विस इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो एक्सप्रेस मेल सर्विस होती है इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट कहा जाता है। एक्सप्रेस मेल सर्विस क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हो जाएगी। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। If an article is refused, it will be kept in post office for। यदि किसी लेख को लेने से अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसे पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक रखा जाएगा? 7 दिनों के लिए। रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, तुरंत उसे प्रेषक को लौटा दिया जाएगा। 30 दिनों के लिए रखा जाता है या फिर 3 महीनों के लिए रखा जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, उसे तुरंत प्रेषक को लौटा दिया जाएगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS11 इज इशूड बाई। कई बार इसका फॉरम नंबर पूछा जाता है, ध्यान रखना MS11 के ऊपर इसको बनाया जाता है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, कार्य वितरण का जो ज्ञापन है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, हेड ऑफ सर्कल या फिर डिविजनल सुपरिटेंडेंट, किसके द्वारा किया जाता है? तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है पोस्ट मास्टर क्या करता है? सबमिट करता है इसे किसे? डिविजनल सुपरिटेंडेंट को जारी करने के लिए, यानी कि जारी करने वाला कौन हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। और सुपरिटेंडेंट को अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए कौन सबमिट करता है? पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है। और आपके जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होते हैं, प्रथम श्रेणी के डाकघर जो होते हैं, वहां पे स्वयं पोस्ट मास्टर के द्वारा इसे अप्रूव किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे डिविजनल सुपरिटेंडेंट आ जाएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण का ज्ञापन, इसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन इसको इनिशियली तैयार करता है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंज करनी है तो किसके द्वारा की जाएगी या किसके ऑर्डर्स के अनुसार की जाएगी, ये सारी चीजें आपने इसके बारे में जरूर कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इन जर्नल। नामात्र सूची की परिरक्षण अवधि सामान्य रूप से कितनी है? 10 वर्ष या 20 वर्ष, 30 वर्ष या फिर परमानेंट? से आंसर क्या आएगा? ये एक परमानेंट या स्थायी रिकॉर्ड होता है। अब प्रिजर्वेशन पीरियड तो आपको सभी के करने हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, नॉमिनल रोल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? MS12 के ऊपर इसको बनाया जाता है। अब ये नॉमिनल रोल जो होता है एक्चुअल में होता है क्या है? नॉमिनल रोल इज अ रिकॉर्ड ऑफ PA's वर्क इन पोस्ट
ऑफिस ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिए हुए दिन में कार्यालय में जो पीए होते हैं उनके काम का एक रिकॉर्ड होता है। और जब भी कोई चेंज की जाती है, चाहे वो टेम्परेरी की जाए या परमानेंट की जाए, किस चीज़ में की जाती है, जो भी क्लैरिकल स्टाफ होता है, ठीक है, क्लैरिकल स्टाफ के जो भी मेंबर होते हैं उनकी ड्यूटी में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो स्थायी रूप से हो चाहे वो अस्थायी रूप से हो, तो ये नॉमिनल रोल जो है पोस्ट मास्टर के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद ऐसा कार्यालय जिसके साथ डाकियों या फिर ग्राम डाकियों की जो संख्या 25 से ज़्यादा है वो जुड़े हुए हैं उनके साथ, ऐसी कंडीशन में भी उसके लिए क्या किया जाता है, एक नॉमिनल रिकॉर्ड का रखरखाव, नॉमिनल रोल का रखरखाव किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमओ बिकम्स वॉइड, कोई भी मनी ऑर्डर है ये शून्य कब हो जाता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, इसके जारी होने के महीने के बाद के महीने की शुरुआत में, यानी कि अगर इसको जनवरी मंथ में जारी किया जाता है तो फरवरी मंथ के शुरुआत में ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जारी करने के महीने के अंत में होता है, जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके एंड में जाके होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, या फिर जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके लास्ट, उसके अगले महीने के लास्ट में जाके वॉइड होगा। या इनमें से कोई भी नहीं, सी आंसर क्या आएगा इसका, सी आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, जिस महीने में इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, उसके अगले महीने के लास्ट में जाके ये वॉइड हो जाता है। मान लीजिए कोई भी मनी ऑर्डर है उसको जारी किया जाता है जनवरी मंथ में, अब ये वॉइड कब हो जाएगा, जनवरी मंथ के बाद क्या आएगा आपके पास, फरवरी मंथ आएगा, और फरवरी मंथ के एंड में जाके ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो मनी ऑर्डर जो है वॉइड कब हो जाता है, इफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर टू पे कैन नॉट बी अफेक्टेड एंड अमाउंट कैन नॉट बी रीपेड टू रिमिटर, कि कोई भी ऐसा मनी ऑर्डर जिसका किसी भी वजह से भुगतान प्राप्तकर्ता को ना किया जा सके और ना ही उसकी रीपेमेंट, यानी कि उसका ना ही पुनर्भुगतान प्रेषकों को किया जा सके, और क्योंकि उसका प्रेषक मिला नहीं, ठीक है, प्राप्तकर्ता को किसी वजह से किया नहीं जा सका, प्रेषक उसका नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता है, मनी ऑर्डर वॉइड हो जाता है। और ऐसे मनी ऑर्डर की जो वैल्यू होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, 1 साल की अवधि रहती है प्रेषक के पास या प्राप्तकर्ता के पास इसकी पेमेंट के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। इनके संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ साथ में उनको याद रखना है। आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यू पेबल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टेंट आर डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग, तो वीपी को छोड़कर, मूल्य दे लेख को छोड़कर, पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित लेख वितरण के डाकघर में किस अधिकतम अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, 7 डेज, 1 मंथ, 15 डेज या फिर 3 मंथ। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यूएबल आर्टिकल को छोड़कर किसी भी अन्य आर्टिकल को अगर एज अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है तो उसे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। 9th की बी ऑप्शन से आ जाएगी। और वहीं पे अगर आपका वैल्यूएबल आर्टिकल होगा उसको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है तो उसको 7 दिनों की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जा सकता है। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ फॉरेन पार्सल इज, तो किसी भी विदेशी पार्सल की अधिकतम भार सीमा क्या है, 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 या फिर 20 किलोग्राम। इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। कोई भी आपका फॉरेन पार्सल है, कोई भी आपका इनलैंड पार्सल है, वेट लिमिट जो है वो सेम रहती है। इसी तरह से एक्सप्रेस मेल सर्विस हमने आज की वीडियो में किया, इंटरनेशनल आपकी स्पीड पोस्ट जो होती है, उसी तरह से इनलैंड आपकी स्पीड पोस्ट है, दोनों में जो वेट लिमिट है वो क्या रहती है, कॉमन है, बराबर है। उसी तरह से पार्सल आ जाएंगे, उसी तरह से आपके लेटर आ जाते हैं। सभी के लिए जो वेट लिमिट है, इनलैंड हो चाहे फॉरेन हो, सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिक्सेस द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं, एसएसपीओ के द्वारा, डायरेक्टर जनरल के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन या फिर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। तो कोई भी डाकघर होता है उसके कामकाज के घंटे हमेशा हेड ऑफ सर्कल यानी कि सीपीएमजी के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अगर डायरेक्टर जनरल किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा देता है और उनको संडे वाले दिन भी खुला रखने के ऑर्डर करता है, ऐसी कंडीशन में उस डाकघर को क्या कहा जाता है, नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कामकाज के घंटों को बढ़ा कौन सकता है, तब क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टर जनरल आ जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा फिक्स कौन करेगा वर्किंग आवर्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हेड ऑफ सर्कल आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, लाइव मेल सर्विस कैरिड आउट इन सिलेक्टेड डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज इन ईच डिवीजन। प्रत्येक मंडल में चयनित वितरण डाकघरों में लाइव मेल सर्वेक्षण कब किया जाता है, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली या फिर वंस इन 2 ईयर्स। इसका सी आंसर
आपके पास क्या आ जाएगा, मंथली क्या आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो सर्वे होते हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक मेट्रो मेल सर्वे आ जाता है, ऑल इंडिया मेल सर्वे आ जाता है, और कौन सा है, लाइव मेल सर्वे। ये 3 तरह के सर्वे हैं, इसमें से 2 जो है आपके मेट्रो मेल सर्वे और ऑल इंडिया मेल सर्वे, ये कौन से मंथ में किए जाते हैं, सितंबर मंथ में किए जाते हैं। और आपका जो लाइव मेल सर्वे है इसको मंथली किया जाता है, हर महीने किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। कौन करता है, किसकी सहायता से किया जाता है, और कितनी डाक का इसमें परीक्षण जो है वो किया जाता है या सर्वे किया जाता है, और साथ में कौन से डाकघरों में किया जाता है, ये सारी चीजें इनके बारे में जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास CELC स्टैंड्स फॉर, CELC की फुल फॉर्म क्या आएगी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट फॉर लाइफ ऑफ चाइल्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इससे आंसर क्या आएगा, CELC किसके लिए स्टैंड करता है, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट आ जाएगी। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करते हैं, ठीक है, नया उसमें ऐड किया जाता है मोबाइल नंबर आधार कार्ड में, ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ पैटर्न एंड सैंपल पैकेट इज, तो पैटर्न और सैंपल पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है, 4 kg, 20 kg, 2 या फिर 5 kg। सी आंसर क्या आएगा, कोई भी पैटर्न या सैंपल पैकेट मैक्सिमम 2 kg तक भेजा जा सकता है, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू मैक्सिमम रुपीज, तो वीपी जो लेख है उसको अधिकतम कितने रुपए तक बुक किया जा सकता है, 2000, 5000, क्या 2 लाख रुपए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। सही आंसर क्या आएगा, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल मूल्य दे लेख भेजा जाता है, मैक्सिमम उसको 5000 रुपए तक भेजा जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्लास मेल्स आर, प्रथम श्रेणी की डाक में कौन कौन आ जाता है, लेटर्स, बुक पैकेट्स एंड लेटर कार्ड्स, लेटर्स, लेटर कार्ड एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, लेटर पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड्स, या फिर लेटर्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स एंड लेटर कार्ड्स। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, लेटर आ जाते हैं, पोस्ट कार्ड आ जाते हैं, और साथ में क्या आ जाते हैं, लेटर कार्ड। ये सभी किस में आ जाते हैं, प्रथम श्रेणी की डाक में आ जाते हैं, बाकी सभी 7 बचाते हैं, क्योंकि इंलैंड पोस्ट में टोटल जो श्रेणियां हैं लेखों की वो कितनी है, 10 हैं, उसमें से 3 आपके प्रथम श्रेणी के लेख हैं और 7 जो बच जाते हैं द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल कंपनसेशन इज, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख के लिए मुआवजा क्या है, 30 SDR, 20 SDR, 40 SDR या फिर 10 SDR। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम जो आपको दिए जाते हैं इंटरनेशनल पंजीकृत जो पत्र होते हैं या लेख होते हैं, 30 SDR का मुआवजा उनके संबंध में दिया जा सकता है, ए ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, NBMS मीन्स, NBMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ऑप्शंस क्या है आपके पास, नेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल बिल मेल सर्विस, उसके बाद आपके पास क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सी आंसर आपके पास 18th का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या नेशनल बिल मेल सर्विस किसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, और जब भी आपने नेशनल बिल मेल सर्विस के तहत लेखों को पोस्ट करना होता है तो मिनिमम जो आर्टिकल है कितने होने चाहिए आपके पास, इसमें आपके पास 10,000 लेख होने चाहिए, बिल मेल सर्विस में आपके पास 5,000 लेख होने चाहिए, डायरेक्ट पोस्ट में आपके पास 1,000 लेख होने चाहिए पोस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, नेफ्ट RTGS फैसिलिटी ऑफ POSB अकाउंट होल्डर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी SB ऑर्डर, POSB खाता धारकों के लिए नेफ्ट RTGS सुविधा किस SB आदेश में शुरू की गई। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्या 8/2022 का इस SB ऑर्डर के तहत नेफ्ट और RTGS फैसिलिटी जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो करने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द एब्रीविएशन UPU स्टैंड्स फॉर, UPU की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ऑप्शन है आपके पास, यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड पैसिफिक यूनियन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये तो बहुत बार हम कर भी चुके हैं। आगे चलते हैं, बियोडेली अकाउंट इज आल्सो नोन एज, बियो दैनिक खाते को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आपका जो बियोडेली अकाउंट होता है, बियो दैनिक खाता होता है, कौन से फोरम के ऊपर इसको बनाया जाता है, ACG 17, ACG 22A, ACG 24 या फिर ACG 27। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, ACG 22A के ऊपर इसको बनाया जाता है। ACG 70 क्या हो जाता है, मनी रिसिप्ट हो जाती है। फ्रैंकिंग मशीन के बारे में अगर आपने ध्यान से किया है, वहां पे भी आया था ACG 17 आया था। उसके बाद ACG 24 यहाँ पे दे रखा है। एक्वेडेंस रोल इसके ऊपर बनाए जाते हैं, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। PPF अकाउंट इज ओपनड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ, PPF खाता न्यूनतम कितनी राशि के साथ खोला जा सकता है, 100। उसके बाद आपके पास है 200। आगे चलते हैं 500 या फिर
1000। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, पीपीएफ खाता जो है आप मिनिमम 500 रुपये से खोल सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी स्कैन्स आर मैंडेटरी फॉर एनटीडी सॉर्टिंग। एनटीडी छंटाई के लिए कितने स्कैन अनिवार्य हैं, 4, 6, 8 या फिर 12। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर एक्सीड्स। मनी ऑर्डरों की संख्या कितने से ज़्यादा होने पर प्रादेशिक मनी ऑर्डर बंडल तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 3, 6, 10 या फिर 25। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आंसर आएगा। अब कुछ बोलेंगे 25 आएगा, लेकिन जब वॉल्यूम 5 में हम पढ़ते हैं लेवल्ड बंडल के बारे में तो क्या आ जाता है, लेवल बंडल क्या चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। ठीक है, इसमें ध्यान से आपने पढ़ लेना है एक बार। इसको क्या हो जाता है कि आपका ये क्या होता है, एक समूह होता है। और कौन से लेखों का समूह होता है, पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों का समूह होता है, जिन्हें अच्छी तरह से एक जांच पर्ची के साथ बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेवल्ड बंडल कहते हैं। अब लेवल बंडल भी 2 तरह के होते हैं, स्टेशन होते हैं, दूसरे सॉर्टिंग बंडल होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें स्टेशन का कुछ नहीं करना है, स्टेशन बंडल हमें पता है जिस भी डाकघर के लिए या जिस भी डाक कार्यालय के लिए इनको भेजा जाता है उसी के द्वारा इनका निपटान किया जाना है। लेकिन जो सॉर्टिंग बंडल होते हैं उनको क्या किया जाता है, जिस भी डाकघर के लिए या जिस भी डाक कार्यालय के लिए उनको भेजा जाता है उसके द्वारा इनकी क्या की जाती है, छंटाई की जाती है। लेख जो भी होते हैं उनको फिर से आगे अन्य सॉर्टिंग ऑफिस के लिए या फाइनल डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता है। अब सॉर्टिंग बंडल की बात करें, सॉर्टिंग बंडल भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, पेड या फिर अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स वाले। अब ठीक है, जो इन्हें स्टेशन बंडल में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसे आपके आर्टिकल जो चाहे वैतनिक है चाहे वो अवैतनिक है, लेकिन वे कैसे हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, और उन्हें स्टेशन बंडल में नहीं डाला जा सकता, उन्हें किस में डाल के भेजा जाता है, सॉर्टिंग बंडल में। अब सॉर्टिंग बंडल जो है आपके एक्सप्रेस भी होते हैं, डेफर्ड भी होते हैं। एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए, जिन्हें क्या होता है प्राप्ति के बाद आपने तुरंत निपटाना होता है, उनको कहते हैं एक्सप्रेस। लेकिन डेफर्ड की तरफ जब हम आते हैं, डेफर्ड में क्या आता है, जब सॉर्टिंग बंडल किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, डेफर्ड बंडल क्या होता है, व्हेन सॉर्टिंग बंडल प्रिपेयर्ड फॉर अ स्टेट, टेरिटोरियल बंडल आर प्रिपेयर्ड व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 25 और मोर। तो वहां पे जब वॉल्यूम 5 में आता है कि आपके 25 या 25 से ज़्यादा लेख होने चाहिए टेरिटोरियल बंडल तैयार करने के लिए, तो वहां पे जो बात की जाती है वो की जाती है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स की, अपंजीकृत लेखों की, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए, अपंजीकृत होने चाहिए, तब उनकी संख्या 25 या 25 से ज़्यादा होने पर टेरिटोरियल बंडल बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मनी ऑर्डर आ जाएंगे या फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आ जाएंगे, उनके लिए जो संख्या रहती है टेरिटोरियल बंडल बनाने के लिए वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो मनी ऑर्डर की संख्या 10 से ज़्यादा होने पर टेरिटोरियल बंडल बनाया जाएगा। अगर आपके पास रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे, पंजीकृत लेख होंगे, तब भी 10 से ज़्यादा संख्या होने पर टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल बनाया जाता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए सेम हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल इन किलोग्राम। तो कोई भी अपंजीकृत पार्सल है उसका किलोग्राम में मैक्सिमम जो वेट है वो कितना हो सकता है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, कोई भी आपका अनरजिस्टर्ड पार्सल है मैक्सिमम 4 kg तक भेजा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्विच इज इंस्टॉल्ड बिटवीन विच 2 कंपोनेंट्स की स्विच जो है किन 2 घटकों के बीच में स्थापित किया जाता है। कंप्यूटर एंड यूपीएस, कंप्यूटर एंड राउटर, राउटर एंड प्रिंटर या फिर प्रिंटर एंड कंप्यूटर। तो किस तरह से ये रहती है सप्लाई, सबसे पहले क्या होती है एक्सचेंज, एक्सचेंज के बाद क्या जाता है मॉडेम, उसके बाद आएगा रूटर, उसके बाद क्या आता है स्विच, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या जाता है पीसी। इस तरह से आपका जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब हमें क्या बताना है, स्विच जो है ये किन दोनों के बीच में आता है, किन 2 घटकों के बीच में, क्या आ जाएगा रूटर और दूसरा क्या आ जाएगा पीसी। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, रूटर एंड कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर एंड रूटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। इन 2 घटकों के बीच में स्विच जो आता है आपका शामिल होता है। दर्पण स्टैंड्स फॉर, दर्पण की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। ड्रास्टिक एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, डिप्लोमेटिक एडवांसमेंट ऑफ रीजनल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, यानी में से कोई भी नहीं। दर्पण की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फॉर युगल सुरक्षा ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस
टर्म पीरियड। युगल सुरक्षा संयुक्त जीवन बीमा के लिए अवधि क्या है? मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स है या फिर मैक्सिमम जो है 15 ईयर्स है, मिनिमम 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो इसका सी आंसर 28 का क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। क्या मिनिमम जो है ये 5 साल के लिए और मैक्सिमम टर्म की बात करें तो 20 साल के लिए हो सकती है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं। दी नॉमिनेशन कैन बी मेड इन पीएलआई। पीएलआई में कितने नामांकन किए जा सकते हैं? मैक्सिमम फॉर 1 पर्सन, अधिकतम एक व्यक्ति के लिए, मैक्सिमम फॉर 2 पर्सन, अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए, मैक्सिमम फॉर 3 पर्सन या फिर मैक्सिमम फॉर 5 पर्सन। तो इसका सी आंसर 29 का क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। मैक्सिमम फॉर 3 पर्सन, अधिकतम 3 व्यक्तियों के लिए नॉमिनेशन पीएलआई में किया जा सकता है। इसी ऑप्शन से आ जाएगी। आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म और लोन ऑफ दी पॉलिसी। पॉलिसी के ऋण पर गलत टर्म की पहचान करें। सबसे पहले आपके पास ये ईए पॉलिसी। ईए क्या हो जाती है? एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है, जिसे संतोष कहा जाता है। लोन कैन बी अवेल्ड आफ्टर 3 ईयर्स। इसमें जो लोन है आप 3 साल के बाद ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे सुरक्षा पॉलिसी कहा जाता है। लोन कैन बी अवेल्ड बिफोर 4 ईयर्स। इसमें 4 वर्ष से पहले आप लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट 10% पर एनुम कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथ बेसिस। इसमें ब्याज की गणना 10% प्रति वर्ष 6 महीने के आधार पर की जाती है। इंटरेस्ट इज पेएबल वंस इन 6 मंथ्स। ब्याज जो है 6 महीने में एक बार देय होता है। गलत टर्म कौन सी आ जाएगी इसमें से आंसर क्या आएगा आपके पास? भी आ जाएगा। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, इसमें आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? 4 वर्ष के बाद लिया जा सकता है, ना कि 4 वर्ष पहले। तो इसको आप सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, तब भी आपके पास 3 साल के बाद ऑप्शन होती है। 5 साल से पहले सरेंडर करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। और अगर इसको बात करें लोन लेने की तो 4 साल के बाद लिया जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नॉमिनेशन फैसिलिटीज नॉन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। निम्नलिखित में किसके संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है? माइनर अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, विच इज करेक्ट? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से कोई भी नहीं। तो 31 की आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में ही आपको माइनर अकाउंट में भी ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन वाली फैसिलिटी होती है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बड़ी सी जीएसटी परसेंटेज इन रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत लेखों में जीएसटी कितने प्रतिशत है? जीएसटी मतलब यहाँ पे देखो, अगर 17 रुपीज़ आपके किसके लगते हैं? रजिस्ट्रेशन के, और अगर 5 रुपये साथ में किसके लग जाएंगे? बेट के अनुसार, ठीक है। पंजीकरण के 17 रुपीज़, उसके बाद बेट के लिए जो मैक्सिमम आपसे रुपीज़ लिए जाते हैं 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा? टोटल 20 रुपीज़ बनते हैं। आपने देखा होगा रजिस्टर्ड आर्टिकल जब भी बुक किया जाता है, मोस्टली अगर कम से कम उसका वजन है तो 22 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो 22 रुपये में आपकी कहीं भी जीएसटी नहीं लग रही है, क्योंकि 17 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन के हो जाएंगे। 5 रुपये आपके फर्स्ट जो भी डिनोमिनेशन बनते हैं बेट के, उनके लिए 5 रुपये लिए जाते हैं। तो इस तरह से 22 रुपीज़ बनते हैं। तो इसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। तो 32 की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी, नो जीएसटी। मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल दैट कैन बी बुकड एट बीओ। तो बीओ में बुक किए जा सकने वाले पार्सल का अधिकतम वजन क्या आ जाएगा? 4 kg, 2 kg, 20 kg या फिर 10 kg। तो 90 यहाँ पे 33 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीओ में मैक्सिमम आप 10 kg तक का पार्सल बुक कर सकते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड बोला जाए, अपंजीकृत बोला जाए, तो आपकी क्या हो जाएगी? 4 kg लिमिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है, अगर आपके पास अपंजीकृत नहीं दिया है तो मैक्सिमम जो है इसमें आप बुक कर सकते हैं। वो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 kg आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, प्रोजेक्ट एरो इज रिलेटेड विद। प्रोजेक्ट एरो जो है ये किससे संबंधित है? इंडिया रेलवे से, इंडियन आर्मी से, फूड प्रोडक्शन से, या फिर इंडिया पोस्ट से। तो प्रोजेक्ट एरो जो है ये इंडिया पोस्ट से संबंधित है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? डी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बट वाज दी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की जो परिवर्तन प्रबंधन धारा थी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? चेंजिंग दी ओल्ड कंप्यूटर, जो पुराने कंप्यूटर हैं उनको चेंज करना। चेंजिंग दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के जो भी उत्पाद और सेवाएं हैं उनको बदलना। ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग जीडीएस, जीडीएस सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उसको तैयार करना। चेंजिंग ऑल द अर्लियर वेंडर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग में जितने भी पुराने विक्रेता यानी कि जो अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं उन सभी को बदलना। सी आंसर क्या आएगा? जो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम था आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का, उसका क्या उद्देश्य था कि जीडीएस सहित जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको तैयार किया जाए। किस चीज़ के लिए तैयार किया जाए? आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद जितनी भी पोस्ट ऑफिस में चेंजेस होने वाली थी, काम करने के तरीकों में जितने भी बदलाव होने वाले थे, उन बदलावों में भी वो अच्छे से काम कर सकें। इसके लिए क्या था आपके पास? कौन सा स्ट्रीम था? चेंज मैनेजमेंट
रिक्रूटमेंट स्ट्रीम था। सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। आगे चलते हैं, रीड दी स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईटी प्रोजेक्ट 2.0। आईटी प्रोजेक्ट 2.0 के बारे में बयान पढ़ें। इट हैज़ कैबिनेट अप्रूवल विद आउटले ऑफ 5,785 करोड़। तो इसे जो है 5385 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कैबिनेट की मंजूरी है। द अमाउंट इज टू बी इनकर्ड ऑफ अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। यह राशि 8 वर्षों की अवधि के लिए खर्च की जानी है। कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से कोई भी नहीं। तो 36 की सी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, सी आ जाएगी। कैसी ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। अब ये जो 8 वर्ष का पीरियड है, 8 वर्ष की अवधि है, कब से लेके कब तक है, तो 2022-23 यानी कि 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से लेकर 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक है, ठीक है। तो 2022-2023 से लेके 2029-2030 तक के लिए ये वाली जो आईटी प्रोजेक्ट 2.0 है ये चलने वाला है। इसके लिए टोटल 5385 करोड़ की अनुमति या फिर जो भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर आरपीएलआई। आरपीएलआई के लिए न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्या है, मिनिमम 5,000 रुपीज़, मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम जो है 5,000, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम जो है आपके पास 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम जो है 10,000 और मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए। तो इसका सी आंसर 37 का क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगी। मिनिमम इसमें कितना आ जाएगा 10,000 और मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए के लिए आरपीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी द चाइल्ड एज शुड बी। तो बाल पॉलिसी के संबंध में बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए, 5 से 20 वर्ष, 5 से 18 वर्ष, 1 से 18 वर्ष या फिर 1 से 10 वर्ष। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो पेरेंट होगा यानी कि जो भी मेन पॉलिसी होल्डर रहेगा इसमें, उसकी आयु जो है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 39, मैच दी फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट। तो आपको ये मैच करने और बताने इनमें से कौन सा सही नहीं है। एफएसआई की बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, सीएसआई की बात करें, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डीसीएफ की बात करें, डाटा सेंटर फैसिलिटी, एनआई की बात करें, नेटवर्क इंटीग्रेटर होती है। तो ये सभी क्या आ जाएंगी, सही आ जाएंगी। तो कौन सी ऑप्शन सी आएगी, डी आ जाएगी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दी अबव आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, What is the correct meaning of CVS under IT modernization project? IT आधुनिकरण परियोजना के तहत CVS का सही अर्थ क्या आ जाएगा। CVS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्लाउड बेस्ड सर्विस। आगे आपके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन, क्लाउड बैंकिंग सोल्यूशन या फिर कोड बेस्ड सर्विस। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, 40th का बी आ जाएगा। CVS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, पार्सल दैट कैन बी इंश्योर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ रुपीज एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। शाखा डाक घर में अधिकतम कितने रुपए के लिए पार्सल का बीमा किया जा सकता है, 600 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन से डाक घरों में लेखों का बीमा किया जा सकता है। तो सभी डाक घरों में, चाहे वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी लेख का बीमा किया जा सकता है। लेकिन बीओ की जो लिमिट रहती है किसी भी लेख को इंश्योर करने की, वो कितनी है, केवल 600 रुपीज़ है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। द वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड। एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम या फिर 2 ग्राम। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, कोई भी एरोग्राम है उसका अधिकतम वजन 3 ग्राम हो सकता है। तो 42 की ए ऑप्शन से आ जाएगी। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिक्किम स्टेट कम्स अंडर विच सर्कल। तो सिक्किम राज्य जो है, ठीक है, सिक्किम राज्य का अधिकार क्षेत्र किस सर्कल के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से सर्कल में आपका सिक्किम राज्य भी शामिल है। असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर नॉर्थ ईस्ट। तो इसको कैसे हम याद रखते हैं, WAS, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिक्किम का अधिकार क्षेत्र, वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, अंडमान निकोबार, और ऐसे क्या आ जाएगा, सिक्किम। यानी कि सिक्किम जो है किस सर्कल के अंडर आता है, वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर आता है। तो इसमें ये भी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, मार्क करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सही विकल्प आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। COD का मतलब कैश ऑन डिलीवरी है। अंडर COD सिस्टम में भी एक्सचेंज्ड VP पार्सल। COD प्रणाली के तहत VP पार्सल का आदान प्रदान किया जा सकता है। VP लेटर पार्सल एंड COD पार्सल में भी इंश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद दी कंडीशन। शर्तों के अनुसार VP पत्र पार्सल और COD पार्सल का बीमा किया जा सकता है। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो 44 की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ये सभी क्या है, सत्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास,
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड ऑफ प्रिपेयर एंड रजिस्टर्ड बंडल, एक पंजीकृत बंडल तैयार करने के लिए वस्तुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 और मोर, 2 और मोर, 3 और मोर या फिर 5 और मोर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एक्सीड्स 2 और मोर। जब भी लेखों की संख्या, जो पंजीकृत लेख है उनकी संख्या क्या हो जाती है, एक्सीड्स 2 और मोर, 2 से ज्यादा या उससे ज्यादा हो जाती है, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 45 की सी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 3 या 3 से ज्यादा। एक्सीड्स 2 मतलब 2 से ज्यादा होने पर आपका रजिस्टर्ड बंडल तैयार किया जाता है। A minimum quantity of pieces that can be accepted under direct post, डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम मात्रा में कितने लेख स्वीकार किए जाएंगे, 1500, 10,000 या फिर 5,000। तो ऊपर आया था नेशनल बिल मेल सर्विस, ठीक है, उसमें हमने क्या कि 10,000 होने चाहिए। उसके बाद बिल मेल सर्विस का मैंने आपको बताया 5,000 होने चाहिए। उसी तरह से डायरेक्ट पोस्ट का भी बोला था कितने होने चाहिए, मिनिमम 1,000 होने चाहिए। 46 की ऑप्शन से आ जाएगी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र डबल्स इन हाउ मैनी मंथ्स, किसान विकास पत्र में निवेश की गई राशि कितने महीनों में दोगुनी हो जाएगी। अभी तो चेंज हो गया, पहले कितना था 124 मंथ्स था, लेकिन अभी कितना है 120 मंथ्स हो गया। तो 47 की इसी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, भी आ जाएगी 120 महीनों में। ओल्ड कितना था, 10 साल 4 महीने था, 124 मंथ में दोगुनी होती थी, लेकिन अभी 120 महीनों में हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैक्सिमम बोनस इन पीएलआई इज इन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पीएलआई में अधिकतम बोनस जो कौन सी पॉलिसी में दिया जाता है, डब्ल्यूएलए होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया जाता है, जिसे सुरक्षा कहा जाता है। और कितना दिया जाता है, 76 रुपीज पर 1000, ठीक है। और आगे चलते हैं, दूसरा बोला गया मैक्सिमम बोनस इन पीएलआई, मिनिमम बोनस इन पीएलआई इज इन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस जिसे सुमंगल कहा जाता है, पीरियोडिकल रिटर्न्स जिसमें दी जाती हैं, तो उसमें आपको जो मिनिमम बोनस है पीएलआई में दिया जाता है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड दोनों ही गलत हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, दोनों ही सही है। मैक्सिमम जो आपको बोनस दिया जाता है पीएलआई पॉलिसीज में, कौन सी पॉलिसी के ऊपर दिया जाता है, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, जिसे क्या कहा जाता है, सुरक्षा कहा जाता है। 76 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, जितना भी आपने सम एश्योर्ड किया है उसके 1000 के ऊपर आपको 76 रुपए दिए जाएंगे 1 साल के लिए। और इसी तरह से एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में दो दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है, 48 रुपीज़ दिया जाता है। बाकी आपकी एंडोमेंट एश्योरेंस बच जाती है, उसमें 52 रुपीज़ दिए जाते हैं। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस में भी आपको 52 रुपीज़ दिए जाते हैं। और आपकी जो कौन सी रह जाती है, बाल जीवन बीमा, उसमें भी आपको सेम है। दूसरी आपकी कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस होती है, उसको आपने चेंज कर लिया तो उसके आपको एंडोमेंट एश्योरेंस वाला बोनस दिया जाएगा। चेंज नहीं करते हैं तो होल लाइफ एश्योरेंस वाला बोनस दिया जाता है। तो ले दे के सबसे कम वाला कौन बच जाता है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस वाला बच जाता है। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास, लेटर पोस्टेड इन सफिशिएंटली प्रीपेड चार्ज ऑन डिलीवरी एज अ फॉलो अप, पर्याप्त भुगतान के साथ पोस्ट किए गए पत्र पर वितरण के समय क्या शुल्क लगेगा, सिंगल डेफिशिएंसी, नॉट टू बी चार्ज, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, जो भी कमी होगी। अब ध्यान रखना, कई बार क्या बोलना चाहते हैं, लेटर पोस्टेड अनपेड, तब भी हम गलती कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, अनपेड इनसफिशिएंटली बोल रहा है, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, डबल दी अमाउंट ऑफ पोस्टेज, जो भी पोस्टेज चार्जेस है उसका दोगुना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इनसफिशिएंटली प्रीपेड बोला गया है। इनसफिशिएंटली प्रीपेड यानी कि आधे अधूरे चार्जेस का आपने भुगतान किया है, तो जो भी कमी होगी उसके दोगुने चार्जेस यहाँ पे लिए जाएंगे। Closure is allowed in कन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन्स द एज फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। कन्या समृद्धि खाते में लड़की की कितनी उम्र पूरी होने के बाद उसे शादी के लिए खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है, 10 वर्ष, 15, 18 या फिर 21। तो जब लड़की की आयु 18 ईयर्स हो जाएगी, उसके बाद अगर उसको शादी करने के लिए कन्या समृद्धि खाता बंद करवाना है तो प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले इसको बंद किया जा सकता है। ऐसी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास है जीके के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं सिहावा हिल्स, दूसरा है आपके पास वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर हिल्स या फिर अमरकंटक हिल्स। इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, डी ऑप्शन से आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है? आर्कटिक, उसके बाद अटलांटिक, इंडियन या फिर पैसिफिक। सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। पैसिफिक ओशियन जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
विच कंट्री वन द प्रेस्टिजियस थॉम्स कप 2022 अवार्ड? किस देश ने प्रतिष्ठित थॉम्स कप 2022 पुरस्कार जीता? इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया या फिर कोरिया? से आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा भारत ने जीता है, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, वन दी गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रू इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद टाई हुएन, उसके बाद आपके पास जन जलेनी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एंडरसन पीटर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीरज चोपड़ा ने जीता है, ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन द ग्रास कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट में आयोजित किया जाता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन? से आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा विंबलडन को ग्रास कोर्ट में आयोजित किया जाता है। Which of the following is responsible for giving color to human skin? मानव त्वचा को रंग देने के लिए कौन उत्तरदायी है? मेनेलिन, हीमोग्लोबिन, उसके बाद लूसीफेरिन या फिर आपके पास क्या दिया है यहाँ पे? फ्लेवोनोइड्स। इसका आंसर क्या आएगा? मेनेलिन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। इसकी वजह से त्वचा का रंग सांवला या फिर गोरा होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। उसके बाद आपके पास मोल्दावा या फिर आपके पास है खार्किव या फिर लुहांस्क? तो इसका आंसर क्या आएगा? कीव आ जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे? कीव में है, ए ऑप्शन से आ जाएगी। पारसनाथ हिल्स आर फाउंड इन विच स्टेट? पारसनाथ पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड या फिर ओडिशा? से आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा झारखंड में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम उष्णकटिबंधीय स्तर है? इसका आंसर 59 का आएगा, ए ओमनीवोरस, क्या सर्वाहारी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सी आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा, डी मुर्मू या फिर द्रौपदी मुर्मू जिसे कहते हैं, डी ऑप्शन से आ जाएगी। तो ये था आपके पास झारखंड सर्कल का और नॉर्थ ईस्ट सर्कल का पीएसए का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तब भी आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स के लिए भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।